नाव है, ये तो मेरी ही तरफ आ रही है। अब मैं क्या करूं मैं? तभी वो औरत दामिनी अपनी नाव शोभा की नाव के पास रोक देती है। मैंने तेरी दोनों बेटियों को चुरा लिया है, अब वो मेरे पास है, वो कभी तुझे नहीं मिलेगी। आज से तेरी दोनों बेटियां मेरी होगी और वो होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो बेटियों को नाव के दूसरे हिस्से में सुलाया था। मूर्ख औरत, मैं जितनी शातिर हूँ तेरी सोच से बाहर हूँ। अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही शोभा के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। छोड़ दो मेरी बेटियों को, भगवान के लिए तुम मुझे कुछ भी कर दो, पर मेरी बेटियों को मत छीनो, मुझे लौटा दो। उन लड़कियों से अब वही होगा जो मैंने सोचा था। तुम्हारे रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन दामिनी की नाव अंधेरी रात में आंखों से ओझल हो गई और शोभा चीख चीख कर रो पड़ी। दामिनी, तू भी बर्बाद हो जाएगी। तूने एक माँ की गोद सूनी की है। एक माँ की बद्दुआ है कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे ही शोभा के आंसू उस तालाब के पानी में गिरते हैं, वो साफ पानी तुरंत खौफनाक काले पानी में बदल जाता है। वही तेजी से कश्ती चलाकर पानी के पार किनारे पर पहुंचती है और नाव रुक जाती है। वो कश्ती से उतरकर एक सुनसान जगह पर जाती है, जहां जमीन पर एक तहखाना नुमा दरवाजा लेटा हुआ होता है। दामिनी उस दरवाजे को खोलकर अपनी जादुई शक्तियों से पाताल लोक में बने एक छोटे से महल में चली जाती है। उसकी बेटियां यहाँ सुरक्षित है, जो अब मेरा हथियार बनेगी। बहुत तड़पाया था मुझे, अब मेरी बारी है। वहीं दूसरी तरफ शोभा पागलों की तरह भागते हुए राजमहल आती है। क्या हो गया रानी? महाराज, अनर्थ हो गया है। एक औरत आई है और मेरी आंखों के सामने मुझसे हमारी दोनों बेटियों को जबरदस्ती छीन कर लेकर चली गई। वो वही थी। क्या तुम हमारी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये लापरवाही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तुमने मेरी पुत्रियों की रक्षा क्यों नहीं की? नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर वो औरत बहुत ताकतवर और क्रूर थी। मुझे सजा मत दीजिए महाराज। चुप रहो। मेरी नजरों में तुम सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार हो, क्योंकि तुमने मेरी बेटी खो दी है। सैनिकों, इस औरत को ले जाओ। ध्यान रहे, आज के बाद यह मेरी राज्य में कहीं दिखाई भी ना दे। शोभा रोती रहती है, लेकिन सैनिक उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा उदास होकर अपनी बेटियों की याद में रोते हुए जंगल से गुजर रहा था। तभी वहाँ विधवा औरत दामिनी दिखती है, जो पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही होती है। तभी राजा हरिश्चंद्र उसके पास जाते हैं। तुम कौन हो महिला? इस सुनसान जंगल में अकेले बैठकर इस तरह रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? तभी राजा ध्यान से देखता है। तुम तो दामिनी हो ना? तुम इस हाल में कैसे? हाँ, मैं ही दामिनी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ हरिश्चंद्र, पर तुमने मुझे छोड़कर शोभा से शादी कर ली। उसके बाद मेरी भी शादी हो गई, पर मेरा पति मर गया। ससुराल वालों ने मुझे अपशगुनी बोलकर घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं गलत था दामिनी। मैंने तुमको छोड़कर शोभा से शादी की थी, जिसका पछतावा मुझे आज हो रहा है। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। शोभा ने मेरी दोनों बेटियां गवा दी,
वो इस राज्य के लायक नहीं है। अब मैं तुमसे शादी करके अपनी पुरानी गलती सुधारूंगा। आहा, मेरी चाल कामयाब हो गई है। आखिर मैंने इस हरिश्चंद्र और शोभा को अलग कर ही दिया। अब समय आ गया है, मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। चलो दामिनी, पास में ही एक मंदिर है, हम अभी विवाह कर लेते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र दामिनी को पास के मंदिर में ले जाता है और दोनों विवाह करके वापस राजमहल आ जाते हैं। दामिनी, आज से राजमहल तुम्हारा है। दामिनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए महल के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी शोभा जंगलों और रास्तों पर भटक रही होती है। इतना वक्त बीत गया, पर न तो मैं अपनी बेटियों का पता लगा पाई और न ही महाराज के सामने ये साबित कर पाई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। शोभा को इस तरह परेशान देखकर अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। तू जिसके लिए दिन रात परेशान हो रही है, असल में वो दुष्ट औरत तेरे राजमहल में घुस चुकी है और उसने तेरी जगह ले ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है लड़की। तेरे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। शोभा घबरा जाती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने महाराज को उस कपटी औरत के चंगुल में नहीं फंसने दूंगी। मैं उन्हें सच बता कर रहूंगी। शोभा वहाँ से भागते हुए राजमहल आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि महल में कई सारे सैनिक बदल चुके हैं और चारों तरफ कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये क्या? यहाँ तो सारे पुराने सैनिक बदले जा चुके हैं और इतना बड़ा पहरा है। अब मैं महल के अंदर कैसे जाऊं? लेकिन मुझे किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। फिर आधी रात होते ही पहरेदारों से बचकर शोभा चोरी छिपे राजमहल के अंदर घुस जाती है और राजा के शयन कक्ष में पहुंच जाती है। आहट पाकर राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल जाती है। कौन है? कौन है मेरे कक्ष में? महाराज, मैं शोभा हूँ। मुझे आपको एक बहुत बड़ा सच बताना है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो शोभा? मैंने तुम्हें कारावास से निकालकर इस राज्य से बाहर निकाल दिया था, फिर तुम्हारी दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मेरी बात सुनिए। आपने जिससे विवाह किया है वो कोई साधारण या बेचारी औरत नहीं है। वही वो दुष्ट औरत है जिसने हमारी बेटियों को मुझसे छीना है। चुप करो, तुम ईर्ष्या में अंधी होकर झूठ बोल रही हो। दामिनी तो बहुत नेक और सीधी विधवा औरत है। उसके पति की मृत्यु के बाद मैंने उसे सहारा दिया है और अब से वो मेरी पत्नी है। मैं तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं करूंगा। महाराज, ईश्वर के लिए मुझ पर एक बार यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। वो एक बहरूपिया है। वही हमारी बेटियों की गुनहगार है। लेकिन प्यार में अंधा राजा उसकी एक नहीं सुनता। राजा हरिश्चंद्र गुस्से में शोभा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए जबरदस्ती महल से बाहर ले जाता है, जहाँ कई सारे गांव वाले खड़े होते हैं। ये क्या महाराज, आप महारानी शोभा को इस तरह कहां लेकर जा रहे हैं? सुनो सब लोग, आज से इस राज्य में कोई भी इस औरत की मदद नहीं करेगा। इसे इसकी लापरवाही की सजा मिलनी ही चाहिए। ये एक बहुत ही बुरी माँ है जिसने अपनी बेटियों को गवा दिया। अगर किसी ने इसे शरण दी तो वो भी सजा का हकदार होगा। राजा हरिश्चंद्र इतना कहकर शोभा को जोर से धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दामिनी चुपके से शोभा के पास आती है। देख शोभा, तेरी बेटियां चोरी करके आज मैं इस महल की महारानी बन गई हूँ। इस कहानी की खलनायक मैं हूँ और तू बेचारी नायिका बनकर रह गई। अब
तेरा पति भी मेरा है, वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है और तेरी बेटियां भी अब मेरी गुलाम है। तुम कुछ नहीं कर सकती। दामिनी जोर जोर से हंसते हुए वहां से महल के अंदर चली जाती है। हे भगवान, इसने इसीलिए ऐसी चाल चली थी। मैं कहीं की नहीं रही। मैं क्या करूं? मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटियों को और इस मुसीबत से कैसे निकलूं? कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बेटियों को ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर शोभा परेशान होकर वहां से निकल पड़ती है और दर दर की ठोकरें खाती रहती है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो जाता है। कई दिनों से मैंने खाना तक नहीं खाया। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो एक काम करती हूँ, किसी से कुछ खाने को मांग लेती हूँ। तभी शोभा एक गांव वाले का दरवाजा पीटती है। क्या हो गया? तुम मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ भी खाने को दे सकते हो? नहीं नहीं, अरे तुम होगी पहले रानी, पर अब तुम हमारी महारानी नहीं हो। हमारी नई महारानी दामिनी है, तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्या पता महाराज हमें भी राज्य से बाहर निकाल दे, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बहुत भूखी हूँ। कुछ तो खाने को दे दो। पर गांव वाला एक नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही शोभा कई दिनों तक सभी से मदद मांगती है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं देता। वो परेशान होकर वहाँ से निकल पड़ती है और एक पेड़ के पीछे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बेटियां कहाँ है और किस हालत में है? मैं अपनी बेटियों को भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मैं कैसी नालायक माँ हूँ। शोभा रोती रहती है कि तभी इतने में वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। बेटी, तुम बहुत परेशान हो? बाबा, मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ, पर मेरी बेटियां कहीं नहीं मिल रही है। तुम्हें तुम्हारी बेटियां तो बहुत नजदीक है और तुम अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई हो। कहाँ है मेरी बेटियां? जहाँ काला पानी है, जहाँ तुम्हारी बेटियां गायब हुई थी, तुम्हारी बेटियां उसी काले पानी के नीचे हैं। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। क्या इतनी नजदीक थी मेरी बेटियां इतने दिनों से और मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई? अब तो मैं अपनी बेटियों को ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर खुशी से झूमते हुए शोभा वहाँ से निकल पड़ती है और उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। तभी दामिनी भी आ जाती है। देख शोभा, मुझे तुझसे पहले पता चल गया कि तू यहाँ आने वाली है। दामिनी, तुमने मेरा पति तो छीन लिया, अब मुझे मेरी बेटियां दे दो। मैं इन सब को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर दामिनी मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे काले पानी में एक भंवर उठता है और वो शोभा को भी उस काले पानी के अंदर खींचने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो दामिनी। चीखते हुए शोभा भी उस काले पानी के अंदर बंद हो जाती है। अब वो कभी किसी के सामने नहीं आएगी। मैं महाराज के साथ अब सुखमय जीवन जीऊंगी। हाँ। तभी अचानक एक तेज जादुई रोशनी होती है और शोभा वहां से सीधे अदृश्य होकर काले पानी के नीचे बने एक रहस्यमयी काले महल में पहुंच जाती है। दामिनी, तूने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और यहाँ मेरी बेटियां कहाँ है? तुम्हें तुम्हारी बेटियां यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तेरी ही बददुआ से ये साधारण पानी काला पानी बना था
और अब तुम भी इस काले पानी का रहस्य बनकर रह जाओगी। तेरी बेटियों की तो तेरे यहाँ आने से पहले ही मैंने उन्हें एक गरीब गांव में भेज दिया है। अब वे राजकुमारियाँ गरीबी में अपनी जिंदगी बिताएगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगी। तुम चाहे जो कर लो दामिनी, मेरी बेटियां एक दिन बड़ी होकर मुझे इस कैद से जरूर ढूंढ लेगी। सपने सजाती रहो शोभा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दामिनी जोर जोर से हंसते हुए शोभा को वही कैद करके उसे पाताल लोक के काल महल से बाहर निकल पड़ती है और एक घर के पास जाकर रुकती है। तभी घर के अंदर से रूपमती बाहर निकलती है। आओ दामिनी, बताओ इस तरफ कैसे आना हुआ? रूपमती, तुम्हें दोनों लड़कियों को बहुत अच्छे से पालना है। इसके बदले तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो इतने सालों से तुम्हारी सबसे खास सेविका बनकर रही हूँ। मैं ये काम जरूर करूँगी। दामिनी एक रहस्यमय मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन सुबह के समय तारा और सुहानी उसी काले तालाब के पास से गुजर रही होती है कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। अरे सुहानी, ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे इस काले पानी के अंदर से कोई हमें बुला रहा है। अरे अंदर कौन हो सकता है? हम तो यहाँ खुले में हैं। अंदर कौन नहीं होगा? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं सुहानी, मैं कई दिनों से यहाँ से गुजर रही हूँ और मुझे यही आवाज सुनाई पड़ती है। चलो ना, एक बार चलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। दोनों बहनें तालाब के पास जाने ही वाली होती है कि एक गांव वाला उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ, तुम उस तालाब के पास क्यों जा रहे हो? मत जाओ वहाँ। अगर रानी को पता चला तो वो तुम्हें कारावास में डलवा देंगी। रानी का आदेश है कि कोई भी उस काले पानी के पास नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है बाबा, चलो सुहानी घर चलते हैं। हमें रानी के आदेश को नहीं टालना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो। दोनों बहनें घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से काले पानी से शोभा की सिसकियां और करुण रोने की आवाजें आती है। मेरी बेटियां मुझे बचा लो, बचा लो। ये क्या सुहानी, वो आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज रही है और मुझे भी सुनाई दे रहा है। तारा, पर हम इस तालाब में नहीं जा सकते। रानी के कड़े आदेश है, हमें इसका सच पता करना होगा। इस तालाब में जरूर कोई गहरा राज है। दोनों बहनें परेशान होकर घर आती है। तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, हम हर रोज जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। उस काले तालाब से हर रोज कोई हमें पुकारता है, जैसे कोई गहरा राज हो। वो हमसे मदद मांग रहा है। हमें नहीं पता वो कौन है। बेटी, तुम्हें इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो। पर क्यों पिताजी, आखिर हम उसमें क्यों नहीं पढ़ सकते? बेटी, ये मामला राजमहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। फिर शंभू वहाँ से चला जाता है। सुहानी और तारा एक दूसरे को देखती है। देखना तारा, पिताजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमें इसका सच पता लगाकर ही रहना होगा। दोनों बहनें परेशान होकर अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में महारानी दामिनी बैठी होती है। तभी उसका गुप्तचर आता है। कहो, क्या समाचार लेकर आए हो? महारानी, एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। कहो, ऐसी क्या खबर है? महारानी, जिन लड़कियों को आपने पाला था, अब उनके पर निकल आए हैं। वो आपकी उस जगह तक पहुंच रही हैं जहां आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। ठीक है, अब उसकी कीमत देखो मैं क्या करती हूँ।
फिर रानी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और राजा के कक्ष में जाकर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हो गया रानी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? महाराज, गांव में 2 लड़कियां हैं जो मेरे ऊपर अजीब अजीब बातें करती है और वो कहती है कि मैं इस राज्य की रानी बनने लायक नहीं हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? सैनिकों, जाओ जल्दी से उन दोनों लड़कियों को लेकर आओ यहाँ पर। फिर राजा आदेश देता है और कुछ ही देर में तारा और सुहानी को राजमहल में लेकर आ जाता है। क्या हो गया महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी के खिलाफ ये सब कहने की? महाराज, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं कि हमने रानी के खिलाफ क्या कहा। हमारी बात पर यकीन करिए। अब तुम दोनों काल कोठरी में जाकर अकेले में सोचना कि तुमने क्या कहा है। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और हमारे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। महाराज, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महारानी झूठ बोल रही होगी। तभी पीछे से दामिनी आ जाती है। देखा महाराज, ये हमारे लिए कैसा बोल रही है। राजा उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और दोनों बहनें वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी रानी ने ऐसा क्या कहा कि महाराज ने हमें यहाँ बंद कर दिया। दोनों परेशान हो ही रही होती है कि तभी आधी रात होते ही चोरी छिपे शंभू उस कक्ष में आ जाता है। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं आपको क्या सजा देंगे। फिर शंभू चोरी छिपे अपनी दोनों बेटियों को उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकालकर वहाँ से भाग देता है। सुबह होते ही गुप्तचर राजा के पास पहुँच जाता है। महाराज, वो दोनों लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता है वो भाग गई हैं। वो बिना मेरी इजाजत के यहाँ से भाग नहीं सकती हैं। कहीं रानी ने ही तो उन दोनों को नहीं भगाया है। मुझे सच का पता करना होगा। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही दामिनी महल से चोरी छिपे निकल पड़ती है। तभी महल के बाहर छिपी दोनों बहनें देख रही होती है। आज तो हम इसका सच पता करके ही रहेंगे। इसने महाराज के कान में हमारे खिलाफ क्या भरा है। जरूर इसका कोई रहस्य है। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे भी इस रानी का सच जानना है। कुछ तो रहस्य है, चलो चलते हैं। फिर दोनों बहनें चोरी छिपे उसका पीछा करने लगती है। वो चलते चलते काले तालाब के पास पहुंच जाती है और कश्ती में बैठकर जाने लगती है। कुछ ही देर में एक विचित्र जगह पहुंच जाती है। पीछा करते करते दोनों बहनें भी वहां आ जाती है। चुपचाप रहो, वो हमें देख लेगी। दामिनी आगे बढ़ती है और धरती पर लगा दरवाजा खोलकर वो उसके अंदर चली जाती है। तभी दोनों बहनें वहां आ जाती है। अरे, ये तो पाताल लोक का दरवाजा लग रहा है और ये इसके अंदर गई है। चलो, हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए। फिर दोनों अंदर जाने की कोशिश करती है, पर जादुई बंदिश के कारण अंदर नहीं जा पाती। हम इस दरवाजे के अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? चलो, इस दरवाजे को ऊपर से खोलकर देखते हैं। फिर वो लोग ऊपर से देखने लगती है। दामिनी, तू क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे जाने दे। 20 वर्ष बीते हैं तो पूरी जिंदगी यही रहोगी। कोई तुम्हें खोजने भी नहीं आएगा और तुम्हारी वो मूर्ख बेटियां तारा और सुहानी, वो लोग मेरा सच ढूंढने में लगी है और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी असली माँ को यहाँ पाताल लोक में कैद करके रखी हूँ। जो उसे पाल रही है वो बल्कि मेरी ही दासी रूपमती है। जोर जोर से हंसते हुए वो बाहर निकल आती है। तभी दोनों बहनों को देखते ही दामिनी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? अब देखना क्या होता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? वो वहाँ से चली जाती है। अब हम क्या करें?
इसके अंदर हमारी असली माँ है। हम उसे बचाए या इसके साथ जाए। पहले हमें पिताजी के पास जाना चाहिए। राजा हमारे पिता है तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। फिर दोनों बहनें उसके पीछे जाने लगती है। वही दामिनी राजमहल पहुंच जाती है। फटे हुए कपड़े और बुरी हालत देखकर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, रानी, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? महाराज, महाराज, उन लड़कियों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मारा और मेरे गहने भी चोरी कर लिए और अब चाल है, झूठ बोलकर मुझे फंसा रही है। तभी तारा और सुहानी वहां आ जाती है। महाराज, मैं आपकी असली बेटी हूँ और इसने हमारी असली माँ को पाताल लोक में कैद करके रखा है। हाँ महाराज, हम सच बोल रहे हैं। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है और देखिए, अब तो ये अपने आप को आपकी बेटी बता रही है, यानी कि मेरा कोई वजूद ही नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी रानी की ये हालत की और अब मेरी बेटी की जगह ले रही हो तुम। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, वो भी पूरे गांव वालों के सामने मिलेगी। सैनिकों, इन दोनों को पूरे गांव वालों के सामने ले चलो। फिर सैनिक दोनों को पकड़ लेते हैं और महल के बाहर ले जाने लगते हैं। नहीं महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए। पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वही दूसरी तरफ शोभा परेशान होकर जैसे ही ऊपर देखती है, उसे दरवाजा खुला मिलता है। क्या ये दरवाजा खुला है? यानी कि मेरी बेटियां सच में यहाँ आई थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर शोभा जैसे तैसे करके उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। मुझे आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तभी उतने में ही बूढ़ी औरत आ जाती है। शोभा, तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें तुम्हारी बेटियों के पास होना चाहिए। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। बाप अपने ही हाथों से बेटी को सजा देने वाला है। बूढ़ी औरत उसके हाथ में एक छोटा सा शीशा देकर वहां से चली जाती है। मैं अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार जो गलती हुई वो दोबारा नहीं हो सकती। वो भागते हुए शीशा लेकर राजमहल की तरफ आने लगती है। वही राजमहल के बाहर गांव वाले खड़े होते हैं। क्या हो गया महाराज? अब इन दोनों लड़कियों ने क्या गलती कर दी? इसने जो गलती की है उसकी सजा पूरे गांव वालों के सामने मिलेगी इसे। तभी शंभू आगे आता है। नहीं नहीं महाराज, मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दीजिए। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इसने मेरी रानी का जो बुरा हाल किया है, इसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। इसे ले जाओ और इसे काले तालाब में डाल दो, जहां जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है। तभी पीछे से शोभा आ जाती है। रुक जाइए महाराज, आप मेरी दोनों बेटियों को छू भी नहीं सकते। ये क्या? तुम इतने वर्षों बाद, और ये हमारी बेटी कैसे हो सकती है? ये देखिए शीशा, इसमें हमारी बेटियों की सारी पहचान है। वही राजा की तरफ शीशा घुमा देती है। तभी से शुरू से अंत तक सारा सच राजा को दिख जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सच सामने नहीं आ सकता। दामिनी, तुमने इतना बुरा जाल चला। मेरी बेटियों को मेरी आंखों के सामने अपराधी बना दिया तुमने, और मेरी पत्नी के साथ तुमने ऐसा किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। ये कोई मायावी शीशा है। एक पत्नी की बात पर भरोसा नहीं है महाराज, पर एक माँ की बात पर तो भरोसा करिए, जो अपने बच्चों की कभी गलत पहचान नहीं करेगी। तुमने बहुत गलत किया है दामिनी। सैनिकों, इसे ले जाओ। इसे हम वही सजा देंगे जो बाकी धोखेबाजों को देते हैं। सैनिक दामिनी को पकड़ कर ले जाते हैं। शोभा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया और उसकी बातों में आ गया मैं। मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए महाराज। बस मुझे सच सबके सामने लाना था और अब वो आ गया है।
बेटिया आओ मेरे पास। तभी दोनों सुहानी और तारा भागते हुए शोभा के पास आ जाती है। माँ, मैं आज पहली बार आपको देख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी आपको देख पाऊंगी। सच में आपके साथ बहुत गलत हुआ माँ। मैंने लोभ से इन्हें घर में रखा था, लेकिन कब बेटी मान बैठा पता ही नहीं चला। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी मेरी बेटियों? हाँ, क्यों नहीं। आपने मेरी बेटियों की परवरिश की है और हमेशा हमारी बेटियों के पिता आप ही रहोगे। मैं आपका ये हक नहीं छीनूंगी। बस मैं अपनी बेटियों को दूर से ही देखकर उसे प्रेम करूंगी। मेरे लिए ये काफी है। बेटियों, मुझे माफ कर दो। चलो, हम तुम्हें राजकुमारी बना कर रखेंगे। चलो हमारे साथ। नहीं, मैं ऐसे पिता के साथ नहीं जाऊंगी जिसे सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन होता है। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। अपने गरीब पिता और इस गरीब माँ के साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बहनें शंभू और शोभा के साथ वहाँ से चली जाती है और राजा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।